अभी मैं देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में हूं और रात के 8 बज चुके हैं और अभी हाथरस में मैं आया हूं और हाथरस के बारे में मीडिया में क्या परसेप्शन है वो आप सभी को पता है। ऐसा लगता है कि रात के अंधेरों में हाथरस में कोई सड़कों पे नहीं निकलता होगा और कोई भी निकलता होगा उसका या तो हत्या हो जाता होगा या तो बलात्कार। ऐसा कुछ दिन पहले एक घटना पे मीडिया ने लगातार दिखाया था। आइए 8 बजे यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे, अलाव ताप रहे हैं उन्हीं से शुरू करते हैं। और एक भाई साहब है कुछ मिक्स कर रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद चांद। अच्छा ये बताइए हाथरस में सुरक्षा व्यवस्था कैसा है? बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, काम बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया अच्छा ये बताइए कि इस बार किसको मौका देने वाले हैं आप लोग? मोदी को देने वाले हैं सब। योगी को नहीं? योगी को ही वहाँ योगी को। अच्छा ठीक है, लेकिन सब कुछ सही है, लेकिन आपका ये काम गलत है, ये मत किया कीजिए, ठीक है? क्या नाम हुआ चाचा? राम खिलौनी गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी ये बताइए कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का माहौल है, किसके तरफ माहौल है? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी 300 से ऊपर तो सीट लेगी। 300 से ऊपर सीट लेगी बीजेपी। और हम लोग वहाँ पे खड़ा होने का प्रयास करते हैं जहाँ पे पब्लिक दिखता है। चलते चलते चाचा से भी एक सवाल पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सर्विस गुप्ता। अच्छा ये बताइए कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? किसकी सरकार? फूल की। क्या? हाँ बीजेपी। फूल की। चलिए ठीक है, यहाँ पे अभी किसकी माहौल है? जी माहौल बीजेपी का है, योगी बाबा का। बीजेपी का है। बीजेपी को छोड़कर किसी और की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी को छोड़ के और किसी की सरकार बननी चाहिए। चलिए चाचा मिल गए, ये सारे भाजपाइयों के बीच में एगो चाचा मिले हैं। अच्छा ये बेरोजगारी बहुत है। अच्छा क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है। अच्छा ये बताइए कि आप भाजपा से नाराज क्यों चल रहे हैं? क्योंकि रोजगार नहीं है, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, इधर से उधर दुकानदारी होती नहीं है। हाँ। मीडियम महंगाई आसमान छू रही है। हाँ। इससे ज़्यादा क्या होगा? चाचा बोल रहे हैं महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी है, उस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? नहीं छू रही महंगाई। हाँ। बजट वहीं की वहीं पर है। हाँ। ये गलत सोच है। हाँ। देश है तो हम हैं। हाँ। और हम हैं तो देश है। हाँ। ओनली फॉर बीजेपी। हाँ। अच्छा ये बताइए बेरोजगारी पे क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, सब मस्त हैं, सब मस्त हैं। हाँ। कोई टेंशन नहीं है किसी को। हाँ। कोई बेरोजगारी नहीं है। अच्छा ये तो सब मस्त है। कोई बात नहीं। हाँ। अपना अपना सुझाव था अपना अपना सुझाव था। चलिए आपका जो सुझाव था वो सर आंखों पे। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। ये बताइए कि महंगाई और बेरोजगारी पे किस प्रकार से लगाम लगाया जा सकता है? क्योंकि मैं सरकार के बारे में पूछूंगा तो आप जवाब क्या दीजिएगा वो मुझे पता है। तो महंगाई और बेरोजगारी पे लगाम किस प्रकार से लगाया जाए? महंगाई और बेरोजगारी पे लगाम लगाने की बात जब मैं करता हूँ तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है ये महंगाई और बेरोजगारी। एक तो हमारे हिंदुस्तान के लोग बेरोजगारी को सिर्फ नौकरी से जोड़ते हैं। तो नौकरी से अगर आप जोड़ते हैं तो मैं फिर जनसंख्या की बात करूंगा और जनसंख्या की जैसे ही मैं बात करता हूं तो पूरा एक तबका उस चीज़ को अपने खिलाफ ले जाता है इस समाज का। जब संख्या ही इतनी हो जाएगी, अब सरकार अपनी इन करोड़ों लोगों को नौकरी तो नहीं दे सकती। तो सबसे पहले अगर महंगाई और रोजगार पे बात करनी है तो उससे पहले ये जितने लोग महंगाई और इस पे रोजगार पे बात करते हैं ये पहले जनसंख्या पे बात करें। जब जनसंख्या नियंत्रित होगी तो हमारे पास आय के स्रोत बढ़ेंगे। नौकरियां इतनी नहीं है कि एक एक परिवार के 12-12 बच्चों को दी जा सकें। जब 12-12 बच्चे होंगे और लोग कहेंगे हमारे पास नौकरी नहीं है, बच्चे दो ही अच्छे। जब ये स्लोगन समाज का हर वर्ग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जब इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो महंगाई और बेरोजगारी अपने आप कोई सरकार नहीं कम कर सकती। सरकार इतना जरूर कर सकती है कि इस जनसंख्या नियंत्रण बिल को लाए। और जैसे ही इस जनसंख्या नियंत्रण बिल की बात आती है, ये जितनी भी पार्टियां हैं, लोग पूछते हैं भाजपा की आप समर्थन की बात क्यों करते हैं? मैं कहता हूं हमारे देश का क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ 83 करोड़ जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराने के लिए है। और भारत देश की आबादी ही 135 करोड़ हो गई।
तो अब जाहिर सी बात है 45 करोड़ बेरोजगार और भूखे नंगे तो इस देश में होंगे, क्योंकि मेरे देश का तो क्षेत्रफल ही इतना है कि वो सिर्फ 85 या 83 करोड़ लोगों को संसाधन उपलब्ध करा सकता है, खाने पीने के, नौकरी के, रोजगार के। ये है तो कहने का मतलब मैं मूल पे आता हूँ, जनसंख्या नियंत्रण बिल का जो व्यक्ति विरोध कर रहा है, जो समाज विरोध कर रहा है, उसे कतई हक नहीं है कि वो रोजगार की बात करे या नौकरी की बात करे या महंगाई की बात करे। आपके पास 10 रुपए हैं, आपके पास 2 किलो चने हैं, और जाहिर सी बात है खरीदने वाले जब 100 हो जाएंगे तो जो बेचने वाला है वो 100 रुपए किलो बेचेगा 10 के आइटम को। कायदे की बात है, अगर मेरी बात है तो गलत बताइए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये हैं दीपक शर्मा, जो चर्चित चेहरा हैं सोशल मीडिया पे। इनके अनेकों वीडियो अनेकों बार वायरल हुआ है। पिछले कुछ दिनों से ये सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहे थे क्योंकि इनकी माताजी का कुछ तो तबीयत खराब था, और बस इन्होंने जो बात कहा है उसका समर्थन हम लोग भी करते हैं और लगातार जनसंख्या नियंत्रण के लिए वीडियो बनाते हैं। अब आते हैं जनसंख्या नियंत्रण पे। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पूर्ण रूप से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अब आपसे एक और सवाल। पिछले 7 साल से केंद्र में बीजेपी है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून कौन लाएगा और कब लाएगा? देखिए, बहुत इतनी पिछले 70 सालों में इतनी गंद पड़ी थी। देखिए, जैसे हम अपने ही देश में 2 झंडे झेल रहे थे, हम अपने ही देश में हर वर्ष आतंकवादी हमले झेल रहे थे, हम अपने ही देश में बाबर की औलादों की मस्जिद झेल रहे थे। आप समझना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं। बीजेपी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चल रही है। 370 को ख़त्म किया, राम मंदिर, वो देखिए, वो देश से जुड़ा हुआ मुद्दा था, वो आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था। दोनों पे बीजेपी ने सक्रियता से काम किया और दोनों में एक मक्खी भी नहीं मरने दी। लोग कहते थे कि अगर कश्मीर से 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएंगी, एक मक्खी नहीं बोली। लोग बोलते थे अगर राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो कत्लेआम हो जाएगा, एक मक्खी नहीं मरी। और कुछ लोग जो जनसंख्या नियंत्रण की बात आते ही कहते हैं कि बच्चे इसकी देन है, फलाने की देन है, ठिकाने की देन है, अभी विरोध करते हैं। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से बता देना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव बाद में लड़ा जाएगा, पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। यानी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है बीजेपी के समर्थकों के द्वारा कि 2024 का चुनाव बाद में लड़ा जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले आएगा। समर्थक नहीं, ये यहाँ आप गलत कह रहे हैं। ये भाजपा के कानून में, भाजपा के जो हमारा संकल्प पत्र है ना, उसमें है। मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूँ, मैं भाजपा के संकल्प पत्र की बात कर रहा हूँ। और भाजपा के कई नेता और भाजपा के कई मंत्री, आप समझ रहे हैं, ये तो भक्तों की मांग आप कृष्ण जन्मभूमि कब्जा मुक्ति की कह सकते हैं। अच्छा, अब इस पे आते हैं। अयोध्या के बाद काशी और काशी के बाद मथुरा की बात की जा रही है, और मथुरा हाथरस से सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे है। मथुरा में किस प्रकार की बात की जा रही है, उस पर थोड़ा। आप जिस जगह पे खड़े हैं, ये भूमि भी 84 कोसी परिक्रमा में ही आती है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये देहरी है, ये ब्रज की देहरी बोली जाती है, ठीक। और ये कोई सिर्फ और सिर्फ बोली नहीं गई है। मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूं कि योगी जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो उन्होंने ठान लिया उसे तो ठोक के करते हैं। और कृष्ण जन्मभूमि कब्जा मुक्त किसको ठोक के करेंगे? किसको ठोक के करेंगे? जितनी भी अवैध, आपने देखा नहीं, मुख्तार अंसारी ने अवैध बिल्डिंग बनाई, गिरा दी गई। इमाम बुखारी की आजमगढ़ की बिल्डिंग गिरा दी गई, ये भी किसी इमाम ने बना ली होगी, अवैध है, गिरा दी जाएगी। बुलडोजर तैयार है, गिरा दी जाएगी। अच्छा, चलिए ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग कुछ पूछेंगे। नहीं, आपसे पूछेंगे। अभी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। एक्चुअल में प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, सरकारी कंपनियों को जो बेचा जा रहा है प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में,
इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आपने अपने हाथ में दूरदर्शन का माइक क्यों नहीं पकड़ लिया? बताइए। आपने अपने हाथ में दूरदर्शन जो सरकारी है उसका माइक क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं हमें मौका नहीं मिला दूरदर्शन में, इसलिए हमने दूरदर्शन का माइक नहीं पकड़ा। अगर मौका मिलता तो शायद हम दूरदर्शन का माइक पकड़ते। तो अगर वैकेंसियां होगी या दूरदर्शन के कोई भी रिपोर्टर किसी भी प्रकार से हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट कर ले, अगर मैं एलिजिबल हूं और मुझे मौका मिलेगा तो मैं दूरदर्शन का माइक पकड़ूंगा। आप दूरदर्शन का माइक पकड़ेंगे? हाँ। ऊपरी मन से तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, मैं एकदम अंदर से बोल रहा हूँ, एकदम अंदर से बोल रहा हूँ। ये भी देखिए, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। दूरदर्शन में नहीं आ पाए हो। आप योग्य होते हुए भी दूरदर्शन में नहीं आ पाए हो। जनसंख्या कानून तो वहाँ भी लागू हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन पे घुमा के नहीं, क्लियर बताइए। मैं बताता हूँ, बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, प्राइवेटाइजेशन की जहाँ तक बात है तो कई मायनों में आपने देखा होगा कि लोग एसबीआई की अपेक्षा आज एक्सिस बैंक को प्रेफर करते हैं और एचडीएफसी को प्रेफर करते हैं और दूसरी प्राइवेट बैंक को प्रेफर करते हैं। क्योंकि हम जब एसबीआई या किसी भी दूसरी सरकारी बैंक में जाते हैं तो 2 बजे का अगर लंच है तो एक तो 1:45 बजे से उसे ठीक कौन करेगा? अगर सरकारी संस्थाएं हैं और सही से काम नहीं कर रही है, और बार बार एक ही उदाहरण दिया जाता है कि सरकारी संस्थाएं सही से नहीं काम कर रही है, नहीं काम, तो उसे ठीक करेगा कौन? प्राइवेट लोग या सरकार में बैठे हुए लोग? उसे तो लोग ठीक करेंगे। देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। सरकार सैलरी दे सकती है, सरकार सुविधाएं दे सकती है, सरकार बैंक में एसी लगा सकती है, सरकार ठंडा पानी पिला सकती है, सरकार गुद्देदार कुर्सियां दे सकती है, लेकिन सरकार 1:45 बजे हमारा कर्मचारी खाने के बहाने न उठे, इसको कैसे तय करेगी? इसको कैसे तय करेगी? आप एक भी बैंक में चलिए जिसमें एसी न लगा हो, गद्देदार कुर्सी न हो, ठंडे पानी की व्यवस्था न हो, लेकिन व्यक्ति मक्कारी करता है। लेकिन प्राइवेट बैंक में जैसे समस्या क्या है कि यही सरकार जो है प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, भारत माता की, गौ माता पे गौ माता पे आता है, गौ माता पे आता है। मैं बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ तो बहुत सारी जगहों पे लोग कहते हैं कि गौशालाएं के नाम पे बहुत सारी जगह पे जगह अलॉट किया गया है और एक एक गाय पे 1500 रुपया दी जा रही है, फिर भी जो है लावारिस गायों को खेतों में छोड़ दिया जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप गौशालाओं की बात करते हैं, बड़ी पूजनीय है गाय, हमारी धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा। लोग कहते हैं मेरे खेतों में गाय घूम रही है। मैं पूछ रहा हूं, ये जो गाय घूम रही है इसे छोड़ा किसने है? इसे छोड़ा किसने है? आप गौशाला की बात करते हैं, मैं कहता हूं वृद्धाश्रम में माँ बाप भी खुले घूम रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पतन की ओर जो समाज का जो एक स्तर गिरा है। ठीक है ना, गाय खुला छोड़ने की चीज़ नहीं है। ये जो गायें जिनके ऊपर ये लोग आज आवाज़ उठाते हैं, ये इन्हीं किसानों ने छोड़ रखी हैं, इन्हीं लोगों ने छोड़ रखी हैं। तो जहाँ तक गाय का सवाल है तो आप उसे उसका दर्जा वापस दिलाने की बात करें। इन बेचारी गायों पे ये जो माता का जिसे दर्जा दिया गया है हमारे धर्म में, उस पे सवाल इस तरीके से उठाना कि ये नुकसान कर रही हैं। किसानों पे आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाइए। जो किसान को 1200 रुपया में डीएपी मिलना चाहिए, उसी किसान को इसी उत्तर प्रदेश में 1500 से लेके 1800 रुपया में मिला है। और इसके पीछे किसका हाथ है, कौन है दोषी? देखिए, जहाँ तक मैं अपने हाथरस की बात बताऊं, क्योंकि मैं इस बीच में हाथरस में रहा हूं, ठीक है ना, हाथरस में कहीं से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। कुछ लोगों ने ज़रूर थोड़ा बहुत गड़बड़ करने की कोशिश की, हालांकि कहीं कहीं मुझे भी ये सुनाई दिया कि ये 1200 रुपये वाली डीएपी का कट्टा 1500-1600 रुपये तक बेचा। लेकिन ये जो अभी भी तंत्र में कुछ सिस्टम में जो कुछ दलाल बैठे हुए हैं, इसके लिए 5 साल और मौका देना जरूरी है। नहीं, 5 साल नहीं, इस पर लगातार काम हो रहा है। आप देखिए, कितनी तो बेरोजगारी पे बात करते हैं, कितनी बेरोजगारी तो बढ़ा दी। आरटीओ ऑफिस के सारे दलाल बेरोजगार कर दिए, कलेक्टर ऑफिस के सारे दलाल बेरोजगार कर दिए, थानों के सारे दलाल बेरोजगार कर दिए। जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, ये प्रॉपर्टी डीलिंग वाले सारे जो ब्रोकर थे वो बेरोजगार कर दिए।
अब रही बात इनकी, ये जो थोड़े बहुत सिस्टम में अभी बचे हैं, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा अभी पढ़ा लिखा होने लगा है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो सिस्टम में इतना नहीं घुसा हुआ है जितना एक आम पढ़ा लिखा इंसान घुसा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं चूँकि DAP की जो व्यवस्था है, वो जो सरकारी जो संस्थाएं हैं जो बांटती हैं, उसमें किसान की जो समझ है वो थोड़ा भी उतनी नहीं हो पाई है। लेकिन अब किसान भी समझदार हो रहा है। सिस्टम पहले मैं आपको बताऊं, ये DAP 2000 रुपये कट्टे तक की थी। इस बार पश्चिमी यूपी में किसान किसके तरफ जाने वाले हैं? पश्चिमी यूपी में मैं, देखिए, चूंकि मैं किसान नहीं हूं, मैं किसानों की बात अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई किसान भाई हो, चचा से पूछेंगे। क्या नाम है चचा? मेरा नाम द्वारका है। अच्छा, खेती होती करते हैं कि नहीं करते हैं? खेती नहीं है, वैसे खेत है हमारे, खेती करते नहीं हैं। खेत हैं लेकिन खेती नहीं करते हैं। अच्छा, इस बार किसान किधर जाने वाले हैं पश्चिमी यूपी में? अखिलेश के तरफ, योगी के तरफ, या मायावती जी के तरफ? ये तो भाई आबा को हल्ला है यहाँ, तो हाथरस में तो भाई आबा ही हल्ला है। किसका हल्ला है चचा? ये भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का हल्ला है। और आप कान में आके चचा को बताए हैं, आपको हम धर लिए हैं। ये वो शख्स हैं जो चचा के कान में बता रहे थे कि बीजेपी बोल देना चचा, लेकिन चचा ने भारतीय जनता पार्टी बोला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुनीत कुमार है। क्या करते हैं? मेरी दुकान है, मेरी सामने। किधर दुकान है? चलिए इनके आपके दुकान पे चलते हैं और देखते हैं कौन सा दुकान है आपका। दुकान है। अच्छा, ये बताइए कि अगर भाजपा की सरकार आ जाएगी तो क्या एक दिन पूरा मिठाई फ्री करेंगे? हाँ, कर देंगे। अरे ये देखिए, ये कट्टर समर्थक मिल गए। एफिडेविट और लिखित में दे रहे हैं इस बात का, अगर बीजेपी 10 मार्च को आती है तो मैं 1 कुंटल लड्डू बांटूंगा। 1 कुंटल? और अपने हाथ से बना के बांटूंगा, अपने हाथ से। और लड्डू का एक्सपर्ट हूँ बनाने में। आप पश्चिमी यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं अभी हम लोग, और उसमें भी एक संवेदनशील जिला हाथरस में है। हाथरस का ये घंटा घर है और हाथरस का सबसे बड़ा बाजार यही है। और यहाँ से हम लोग जो है जनता की बात, जन की बात कर रहे हैं और सिर्फ पब्लिक के बीच में जाते हैं और उनसे पूछने का प्रयास करते हैं। ये अच्छा, चलो देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहित वर्मा। अच्छा वर्मा जी, क्या करते हैं? मैं अपनी बेरोजगारी, मतलब रोजगारी करता हूँ। बेरोजगारी या रोजगार? रोजगार। अरे पहले तो सही बात निकल गया आपके मुंह से। नहीं, रोजगार करता हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ। क्या बिजनेस करते हैं? मेरा मजदूर जी का वर्क का काम है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? ऑन कैमरा चचा हमको मिठाई खिला रहे हैं। अच्छा, ये घूस दे रहे हैं कि प्यार से खिला रहे हैं? प्यार से। चलिए ठीक है, प्यार से खिलाइएगा। हाथरस का प्यार है की सरकार का नाम न दे, ये हाथरस वालों का प्यार है। और आपने देखा मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, मैंने किसी से नहीं कहा, मैंने ना आपका परिचय दिया किसी को, ना आपके बारे में बताया आपको, ना इन लोगों को ये पता कि आप इस समय पत्रकारिता के किस शिखर पे मौजूद हैं। इनके नजर में शायद आज तक वाले ही होंगे, इनकी नज़र में शायद ABP वाले होंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि फिलहाल इंडिविजुअल आज तक में भी कोई कुर्सी पे ऐसा नहीं बैठा है कि जो आपके बराबर कवरेज दे सके। चलिए ठीक है, ये तो आप लोगों का प्यार है, ये हाथरस का प्यार है, इसे घूस का नाम न दे। और पहली बार ऑन कैमरा जो है मुझे कोई ये मिठाई खिला रहा है और मैं ऑन कैमरा ही खाऊंगा इसे। चलिए ठीक है, और आपसे एक सवाल करूंगा, उस बीच में मैं ये खाऊंगा। अच्छा, ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर पे पिछले 5 साल में क्या क्या काम हुआ है और किस प्रकार से काम हुआ है? नहीं, मैं तो आपको अपने बिजनेस के लेवल की बात बता सकता हूँ बाकी की, और मैं नहीं इतना जानकारी दे पाऊँगा। बिजनेस के लेवल में ये है कि यहाँ अपने क्षेत्र की बता रहा हूँ, यहाँ जनता बिल्कुल परेशान नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, जैसे अभी भैया ने बोला था कि नहीं सपा सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चौराहे पे खड़े होकर कहता हूँ, यदि भाजपा सरकार, यदि बाबा योगी जी की सरकार नहीं आए तो मुझ में गोली मार देना, इससे बड़ी बात और नहीं कह सकता। जिस पे रोका जाए वो रोक लेना, सरकार भाजपा की आएगी, पूर्ण सहमत के साथ कह सकता हूँ। हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम जो है हमेशा जनता के बीच में ही रहेंगे और जनता से ही पूछने का प्रयास करेंगे और जनता की ही बातों को दिखाने का प्रयास करेंगे। बस इस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, सीने में सिर्फ और सिर्फ भारत धड़कता है। इसलिए हर वीडियो के आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।